ओके, तो लेट्स डू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपके पास में। देखो कार्बन आपको पता है आपके पास एक बहुत ही मोस्टली एब्यूडेंट एलिमेंट है जो हमारे नेचर में हमें देखने को मिलता है। एब्यूडेंट होने के साथ साथ आपके पास इसकी यूनिक एक प्रॉपर्टी है आपके पास कि बॉन्डिंग बहुत इजीली बना लेता है, राइट? ये बॉन्डिंग इजीली बना लेता है। और कैसी बॉन्डिंग बनाता है भाई? शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ऑलरेडी डिस्कस, तो थोड़ा सा फास्ट रखूंगी, जहां पे लगे कि भाई ज्यादा फास्ट हो रहा है वहां बता देना, स्लो डाउन होने के लिए। तो ये बॉन्डिंग जो है वो इजीली बना लेता है। बॉन्डिंग इजीली बना लेता है कैसी बॉन्डिंग में? कोवलेंट बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा है। इट हैज अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। ये जो छोटा न्यूक्लियस है आपके पास में, ये इसको हेल्प करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास में। तो सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन क्या है आपके पास में? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है आपके पास में कैपिटल सी, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास में? 6। एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास में? 6। नाउ इफ कार्बन हैज 6 एटॉमिक नंबर, व्हाट डज इट मीन? कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास में है 6। जेड सिंबल यूज होता है, 9th क्लास में किया था एटॉमिक नंबर के लिए। तो एटॉमिक नंबर है इसके पास में 6। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट? कार्बन के पास में कितने प्रोटॉन्स है? कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन्स है। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन्स है आपके पास में। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में। क्यों? क्योंकि हमें पता है, थॉमसन ने कहा था, जे थॉमसन ने, जिसको सबने एक्सेप्ट भी किया था, दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल तभी होगा भाई जब जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, उतना ही आपके पास में नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या हो गया आपके पास में? कि इसके पास 6 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, और साथ ही इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके एटम में। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द न्यूक्लियस। 6 आपके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है एटम के पास में, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 2 एल में मैक्सिमम आ सकते हैं। आपके पास में कितने? 8। पर आपके पास बचे कितने? 6 में से 2 चले गए, 4 आपके पास में। तो 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाता है। तो कैसे आई एम सॉरी, कैसे अरेंज्ड है आपके पास में? हमारे पास इस तरह से अरेंज्ड है आपके पास में कि पहले शेल में, ये है पहला शेल के शेल, जिसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एल शेल में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में। और साथ ही जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपको इंटरनल में दिख रहा है, इसमें ब्लू वाला आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 प्रोटॉन है आपके पास में इसमें, और 6 न्यूट्रॉन है। जो रेड वाला आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नो चार्ज। ये क्या होते हैं आपके पास में? न्यूट्रल, नो चार्ज। इसके पास में एक भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं हमारे पास में। आगे बात समझ में? हाँ या ना? तो अब इस कारण से कार्बन जो है वो हमेशा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है आपके पास में? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों कार्बन हमेशा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? पहले समझो भाई कोवलेंट बॉन्ड है क्या। व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जैसे देखो, मैंने एक एलिमेंट लिया आपके पास में, सोडियम। सोडियम का एक एटम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1। मैंने एक एलिमेंट लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7। तो जब मैं सोडियम और क्लोरीन को आपस में कंबाइन कराऊंगी, तो हमने पढ़ा हुआ है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है आपके पास? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एंड दैट मींस व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है आपके पास में, वो उसका जो है वो वैलेंसी होता है। तो क्लियरली अगर हम देखें, यहाँ पे वैलेंसी किससे डिटरमाइन होती है? आउटर मोस्ट शेल से। किससे डिटरमाइन होती है? आउटर मोस्ट शेल से। अब आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में ये एम शेल है, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
क्या आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके पास में। तो एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, दैट इज टू अटेन ऑक्टेट, क्या करने के लिए, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि आउटरमोस्ट शेल में आपके पास में कंप्लीटली फिल्ड शेल हो, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सोडियम क्या करेगा भाई, किसी से बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ऑलरेडी उसके पास है, एक और 7 हो गए 8, या फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, अब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट अटेन हो गया आपके पास में। सो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों, 7 लेने से एक देना आसान है, 7 लेने से एक देना आसान है। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वहीं क्लोरीन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में बनने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, या तो एक लेगा या 7 देगा। क्या आसान है, एक ले लेना। क्या आसान है, एक ले लेना। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आपके पास में। मतलब अगर हम बात करें तो सोडियम और जब क्लोरीन को आप कंबाइन कराएंगे, तो पहले सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, फिर इस लूज इलेक्ट्रॉन के साथ में क्लोरीन जो है वो कंबाइन करेगा, और क्लोरीन क्या कर लेगा भाई, क्लोरीन बना लेगा क्लोरीन माइनस, उसने उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो उसने बनाया Cl माइनस। अब क्या बचा हमारे पास, Na प्लस और Cl माइनस, तो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और बना लेते हैं NaCl, इसमें +1 इसमें -1, तो ओवरऑल ये बन जाता है आपके पास में न्यूट्रल। क्या बन जाता है, न्यूट्रल। इसी को हम जो है वो बॉन्ड स्ट्रक्चर जब बनाए, कितना था, एक इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम के आखिर में, अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं भाई, सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसके कारण अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में हो गए हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन, 7 अपने और एक सोडियम का, इस पे आया पॉजिटिव और इस पे आया नेगेटिव, तो नेट चार्ज दोनों का हो जाता है हमारे पास में 0। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज के कारण, इसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में बन रहा है भाई आपके पास में आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, अब कोवलेंट बॉन्ड समझो, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपके पास में, जैसे क्लोरीन का क्लोरीन के साथ ले लो, चलो भाई, क्लोरीन को अगर एक दूसरे क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाना है, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये भी कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ये भी कहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। एज्यूम दैट कि जो सेकंड वाला क्लोरीन है Cl2, इसको नंबर वाइज 2 ले रही हूँ मैं इसको, भाई सेकंड वाला जो क्लोरीन है कहता है ठीक है ले, तू ले ले एक इलेक्ट्रॉन, पर क्या उससे ये वाला सेकंड क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा भाई। फर्स्ट वाला कहता है अरे नहीं 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 तू ले ले, वो कहता है तू ले ले, अब ये दे देता है, तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या ये स्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा। कहते हैं अरे यार ना तेरी ना मेरी, एक काम करते हैं दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों ही आपस में रख लेते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, यस शेयर करेंगे। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आपस में शेयर करते हैं। कहते हैं जब तेरे पे कोई अटैक करेगा तो मैं तेरे को दे दूंगा ये तेरा इलेक्ट्रॉन, जब मेरे पे कोई अटैक करेगा तो मेरे को दे दियो, मतलब हम दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ऐसे पहले क्लोरीन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट शेल में, और दूसरे के पास में भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट शेल में। तो इन्होंने यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक क्लोरीन के पास नहीं है, दोनों के पास है, इन्होंने क्या किया, शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बना है उसको हम डैश लाइन से डिनोट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे हम, कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात। तो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब बात आती है कि भाई कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, भाई व्हाट इज द रीजन कि कार्बन आपके पास में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हमारे पास में। अब मुझे बताइए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स व्हाट, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, और 4।
कार्बन को कितने चाहिए भाई? कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल करने के लिए। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 4 और इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। पहले तो बात यही करते, मान लो इसने ले लिए, मिल गए इसको, किसी पड़ोसी ने दया करके दे दिया, कहता ले ले तू ले ले, मत परेशान। अब अगर इसने किसी दूसरे से ले लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें है 6 पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज? 6 पॉजिटिव चार्ज। और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण कार्बन के आउटर मोस्ट पोर्शन में आपके पास आ गए 10 नेगेटिव चार्ज। क्या आ गए? 10 नेगेटिव चार्ज। तो अब जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो जाता है काफी छोटा। न्यूक्लियस क्या हो गया भाई? ये हो गया आपके पास में काफी छोटा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबलाइज कर सके। उसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए आपके पास में। यस और नो? तो अगर कार्बन को किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, क्या करना है? कार्बन को किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए उसको? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है आपके पास में। C4 माइनस, if carbon has to gain 4 electrons, that it is forming C4 minus ions, then high energy is required. High energy is required. भाई को बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों भाई? जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। राइट? तो 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 रिपल्सिव फोर्स है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या? अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब 6 अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वो जो 4 एक्स्ट्रा रिपल्सिव फोर्स है, उनको ओवरकम करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब तुम लोग ये लिख देते हो कि कई कार्बन जो है वो आपके पास में कैटायन नहीं बना सकता, कार्बन अपने पास में एनायन नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता आपके पास में। क्यों? उसका न्यूक्लियस छोटा है। अब जब सिर्फ छोटा लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपके पास में। आपको उसके साथ बताना पड़ेगा कि छोटा होने के कारण लॉस क्या होता है। छोटा होने के कारण लॉस ये होता है आपके पास में, दैट इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों चाहिए? टू ओवरकम। क्या ओवरकम करना है? ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। या सिर्फ रिपल्शन भी लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके पास में, तो इस कारण से उसको जो है वो बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स करना पड़ रहा होता है, और उसके लिए उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए वो किसी से गेन नहीं कर पाता है। सेम वे अगर कार्बन जो है वो कहते हैं गेन नहीं करता, तो बेटा तू खाली कर दे, लूज कर दे, क्योंकि तेरे को तो उतनी एनर्जी चाहिए लेने के लिए और उतनी एनर्जी चाहिए देने के लिए। तो भाई अगर मान लो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, कहता है सही बोल रहा है, अब मैं दे देता हूं। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल, अब कार्बन के पास जो नया स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का, वो आपके पास में आया के शेल का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और के में मैक्स 2 ही आ सकते हैं। दैट मींस हमारे हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए आपके पास में? स्टेबल हो जाना चाहिए। क्यों? उसने नोबल कैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया भाई। अब तो स्टेबल हो जाना चाहिए आपके पास में। यस और नो? पर अब क्या हुआ आपके पास में? भाई इसके पास में जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो बहुत ज्यादा है। भाई 2 नेगेटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। क्या है आपके पास में? 6 पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में। तो इसकी जो एनर्जी है आपके पास में, इसके लिए जो चाहिए कि भाई स्टेबल हो जाए, क्यों? भाई ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
जब उसको बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे मतलब न्यूक्लियस विल फॉल, सॉरी इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड दैट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, तो खत्म हो जाएगा भाई। तो स्टेबल करने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज एनर्जी दे रहा है उतना ही हमें इसको आउटर में एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो उसको पुल ना कर सके अपनी तरफ। यस और नो? तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपके पास में। तो इसमें भी क्या चाहिए इसको, रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये C4 प्लस आयन भी नहीं बना पाता है। समझ में आ रही बात? दैट इज वाई कार्बन कान फॉर्म आयनिक बॉन्ड और एनायन और कैटायन। टू ओवरकम दिस कार्बन क्या करता है, कार्बन बनाता है भाई कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन की अगर हम अपने साथ ही देखें, कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ कहेगा कि ले बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से अपने अपने भी शेयर कर लेते हैं। इसने 4 और कार्बन ले लिए और 4 कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शेयर कर लिया आपके पास में। या दूसरे के साथ में भी शेयरिंग कर सकता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो 4 हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसने बना लिया अपना एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। समझ में आ रही है बात? तो कार्बन इसलिए शेयरिंग करता है। क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन डजंट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। आपको दोनों चीजें बतानी है, पॉइंट करके बताएंगे। डजंट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड बिकॉज पहला पॉइंट भाई जब लूज करेगा तो फलाना फलाना हो जाएगा, जब गेन करेगा तो फलाना फलाना हो जाएगा। तो दोनों केस में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू ओवरकम दिस कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी, जिससे कि उसकी भी स्टेबिलिटी आती है, दूसरे बंदे की भी स्टेबिलिटी आती है। और एक एग्जांपल करके बता दो, समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है वो एनायन और कैटायन क्यों नहीं बनाता है, तब भी आपको ये बताना है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन करता है, तब भी आपको ये बताना है। क्यों नहीं लूज करता है, तब भी यही पूरा प्रोसेस बताना है आपके पास में। ठीक है, पूरा 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 यही चीज बतानी है आपने। और ऐसे आप एक लाइन में थ्योरी में बता दिया, फिर ऐसे आप 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके और फिर ऐसे करके बता सकते हो। नंबर नहीं करते हैं उसमें, उसमें नंबर मिलते हैं कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो स्ट्रक्चर से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहा है। बट दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। न्यूक्लियर साइज छोटी है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ न्यूक्लियर साइज लिखी तब भी आधा एक नंबर कर सकता है, सिर्फ रिपल्सिव फोर्स की बात करी तब भी आधा एक नंबर कर सकता है। यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स। याद रहेगी बात? तो बात करते हैं अब हम कार्बन के, जो हमारे पास 4 वैलेंसी है जिसके कारण उसका ये सारा पंगा जो है वो शुरू हुआ। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। दैट मीन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो गेट मोर स्टेबिलिटी ये क्या करेगा? दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे इस तरह से यहाँ पे कार्बन ने जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इस तरह से इसने जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसने बनाया ये जो डैश बॉन्ड है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाया आपने? कोवलेंट बॉन्ड आपके पास में। सो कार्बन में यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड बने हैं? 4। CH4 में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 4 कोवलेंट बॉन्ड है। कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। 8। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जोड़े की बात हो रही है ना, पेयर पेयर। तो एक पेयर, 2, 3 और 4। तो 4 ही शेयर्ड पेयर, पेयर जोड़ा। जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो कितने शेयर हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। लोन पेयर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहा है। तो लोन पेयर भी 0 आपके पास में और बॉन्ड पेयर भी 0। ठीक है, अब इसकी यूनिक टेट्रावैलेंसी और इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये इसको जो है वो एफिशिएंट बनाती है, जिस कारण से कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है। क्या बना पाता है? मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है और मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्ड बना पाता है। ये नहीं कि अपने ही खुद के साथ बना सकता है,
अलग अलग एटम्स के साथ में जो है वो बॉन्ड बना पाता है आपके पास में, दिस इज नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसी को कहते हैं हम कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन या फिर सेल्फ लिंकेज भी कहा जाता है। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, very remarkable, very important property of carbon. Property of carbon is its ability to combine with itself, forming long chain or ring of carbon atoms आपके पास में। मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी कि वो अपने साथ में ही बॉन्ड बना सकता है रिपीटेडली, चाहे लॉन्ग चेन हो या फिर आपके पास में रिंग चेन हो, कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस कारण से कार्बन जो है वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है। क्वेश्चन आते हैं आपके पास में कि भाई carbon has the ability to form multiple bonds with multiple atoms। आप बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे आप इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को, नहीं सॉरी, सबसे पहले बताओ टेट्रावैलेंसी कि इसकी यूनिक वैलेंसी है 4, और जब आप यूनिक वैलेंसी 4 बताएंगे तब बताएंगे आप पूरा कि इसकी यूनिक वैलेंसी है 4, जिस कारण से ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है ना ही लूज कर पाता है, जिसको आप शॉर्ट में बता देंगे कि क्यों वो एनायन और कैटायन नहीं बना पाता है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। सो इट हैज द एबिलिटी टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल फॉर दिस। नेक्स्ट बताएंगे आप कैटिनेशन को कि कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, कि कार्बन के पास में यूनिक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कि वो अपने आप से ही कंबाइन करके मल्टीपल एटम्स के साथ कंबाइन करके मल्टीपल बॉन्ड्स बना पाता है, लार्ज चेन कंपाउंड्स बना सकता है, लार्ज रिंग कंपाउंड्स आपके पास में बना सकता है। एंड थर्ड बताएंगे आप मल्टीपल बॉन्ड्स, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं आपके पास में। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाने की कैपेसिटी रखेगा, डबल बॉन्ड भी बनाने की कैपेसिटी रखेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर, तभी भी ये तीनों पॉइंट बताने हैं आपके पास में। कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन ऐसा क्यों कर रहा है, कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बना रहा है, तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। समझ में आ रही है बात? तो कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो है वो अपने साथ ही मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, अपने साथ ही लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स बना पाता है आपके पास में। कैसे? देखो, एक कार्बन अभी आपको बताया, एक कार्बन के पास 4 आपके पास में वैलेंसी होती है, तो एक कार्बन 4 और कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। हर एक कार्बन का कैपेसिटी सेम रहेगा आपके पास, तो दूसरा भी ऐसे ही 4 और के साथ कंबाइन कर सकता है, तीसरा भी ऐसे ही 4 और के साथ कंबाइन कर पाएगा, और जो जो पूरा कंबाइन कर लेता है 4 और के साथ, वो क्या बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे अंदर वाला देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, तो सबका ऑक्टेट जो है वो आपके पास में कंप्लीट हो गया। वो क्या हो जाता है आपके पास में, स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं हमारे पास। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? सो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये हमारे कार्बन की क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी ये हमारे कार्बन, कोई नहीं, ये हमारे कार्बन की जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है आपके पास में, और इसीलिए कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को बनाता है। क्या हो गया, किधर आ जाओ ना, या वहीं से मुड़ जा जैसे तुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। याद रहेगी आपके पास में? और इसके 2 रीजन, अगर आपके पास में आता है कि ऐसा क्यों होता है, पहली इसकी छोटी साइज, दूसरा की टेट्रावेलेंट है, यूनिक साइज आपके पास छोटी साइज है न्यूक्लियस की, और ये हमारे पास में टेट्रावेलेंट है, इस कारण से ये ऐसे बनाता है। और सिर्फ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, ये तो ब्रांच भी हो गया आपके पास में, रिंग स्ट्रक्चर भी बना लेता है। जैसे 6 कार्बन को आप ऐसे आपस में 6 को या 5 को आप आपस में इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है आपके पास में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, और कौन से आपके पास अदर देन कार्बन है जो हमारे पास में, सल्फर। सल्फर कितना एटॉमिक नंबर है आपके पास में, सल्फर शो करेगा हमारे पास में, एसिड स्ट्रक्चर बना लेता है। और एक और याद रखिए, सिलिकॉन, कैटिनेशन सिलिकॉन भी आपके पास में जो है वो शो करता है, वो भी हमारे पास में कोवलेंसी शो कर सकता है, क्योंकि उसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर टू दिस होता है।
उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। कितना होता है सिलिकॉन का? 14 आपके पास में। तो हमें सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपके पास में, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कार्बन कार्बन डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो दो का याद रखिए, सल्फर का तो क्राउन स्ट्रक्चर आपको S8 कई बार कराया है, और साथ में आप याद करें सिलिकॉन को भी। कार्बन की ये टेंडेंसी ज्यादा क्यों है, कार्बन यूनिक क्यों है? क्योंकि कार्बन C60 कार्बन भी बना सकता है, मतलब 60 ऐसे कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। C60, C120 इस तरह के आपके पास में स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। तो जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करें, वर्सेटाइल नेचर की बात करें, तो यही आपके पास 3 रीजन आपको समझाने। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। थोड़ी सी यहाँ पे जगह क्रिएट करती हूँ पहले। कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड समझो। दैट कार्बन हैज द यूनिक टेंडेंसी ऑफ मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद मल्टीपल एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बना सकता है, जिन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड है आपके पास में सैचुरेटेड, और वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। Those are unsaturated compounds. These are triple bond. थर्ड आता है आपके पास में that carbon can form triple bond. It is also an unsaturated compound. इसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं आपके पास में, भाई कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड। बाकी में आपके पास में आप अटैच कर दो, जैसे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्योंकि उसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के लिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, क्या बना आपके पास? एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। सारे सिंगल बॉन्ड है आपके पास में, पर जरूरी नहीं है कार्बन अपने साथ ही सारे ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाए। मान लो कार्बन डायरेक्टली किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, जैसे कार्बन को मैंने क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया ना। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो ये देगा नहीं, कहेगा नहीं मुझे भी चाहिए, और कहता है जा तू एक काम कर, अपने और भाइयों को ले आ, दूसरे क्लोरीन के साथ में भी बना लेगा, एक तीसरे के साथ में भी, चौथे के साथ में भी बना लिया इसने CCl4। वाह व्हाट है 4 मेरा, 4 CCl4, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो दूसरे के साथ भी बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना ले और 1 बॉन्ड Cl के साथ बना ले, ये भी एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड है आपके पास। तो कार्बन जो है वो हमारे पास में क्या कर सकता है? कार्बन हमारे पास में जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ मेकिंग सिंगल बॉन्ड, मतलब शेयरिंग अ इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम और एलिमेंट। डबल बॉन्ड, यही काम कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में भी कर सकता है। कार्बन कहता है पहले एक काम कर, मैं डबल बॉन्ड तेरे साथ बना लेता हूँ, फिर दूसरे के साथ में बॉन्ड। तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ में इसने डबल बॉन्ड बनाया, अब कितनी वैलेंसी बची? 2 बची, दोनों में एक एक हाइड्रोजन अटैच कर लिया। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में? ये एक डबल बॉन्ड। कार्बन की टेंडेंसी क्या हो गई कि इसने डबल बॉन्ड बनाया। ऐसे ही कार्बन 3 भी शेयर कर सकता है, 3 शेयर कर लिए तो 1 2 3, 3 वैलेंसी पूरी होगी, एक बची, उधर हाइड्रोजन क्लोरीन कुछ भी आपके पास अटैच हो सकता है जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। दूसरे में 1 2 3 आपके पास अगेन हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। तो कार डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना सकते हैं? नहीं बना सकता बेटा, कैसे बना सकता है? ट्रिपल बॉन्ड, वही तो बोला उसके पास हाँ कितनी उसकी शेयरिंग कैपेसिटी है भाई। कार्बन, 2 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैपेसिटी है कि भाई पहले वाले कार्बन ने भी 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने हैं, दूसरे ने भी 4 करने हैं आपके पास में, तो वो 4 बना सकते हैं, पर 4 वाले कंपाउंड बनते नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। ओरिएंटेशन 3D होता है ना हमारे पास में, 4D तो ओरिएंटेशन किया नहीं ना हमने भी,
तो वो स्टेबल नहीं होते आपके पास में। अभी तक तो 4 बॉन्ड आते नहीं है, अभी तक तो मैक्स हमारे पास 3 बॉन्ड ही एग्जिस्ट करते हैं आपके पास। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों भाई? कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कार्बन ने हाइड्रोजन को कहा चल भाई 2 बॉन्ड शेयर करते हैं। अब इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, पर जो इधर हमारा हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही है, वो कहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा शेयरिंग के लिए? तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कि उसको ऑक्सीजन को 2 चाहिए और कार्बन को भी चाहिए भाई 2, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ में भी बना लेगा ऐसी डबल बॉन्ड। क्या मिल गया? CO2। क्या मिल गया? CO2। तो CO2 में कितने डबल बॉन्ड है? 2 पेयर आप डबल बॉन्ड के बन रहे हैं आपके पास में। समझ में आ रही है बात? तो ये यूनिक कैपेसिटी है कार्बन की, कि कार्बन जो है वो आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब एट द सेम टाइम कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे या 2 इलेक्ट्रॉन करे या 3 इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर कर सकता है। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। याद रहेगी बेटा बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। सॉरी, ये कार्बन की हमारे क्या है आपके पास में? यूनिक प्रॉपर्टी है आपके पास में। अच्छा, इसी में एक चीज और करते हैं हमारे पास, कि जब हमारे पास बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बॉन्ड्स बन रहे हैं। हमने बोल दिया कि बॉन्ड क्या आपके पास में? हमारे पास बॉन्ड है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बॉन्ड कैसे हैं आपके पास में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपके पास में। इसके अलावा भी एक चीज और आती है हमारे पास में, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। क्या आता है आपके पास में? होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पहले भी करा है, बताइए क्या होते हैं? वी ऑलरेडी डिड दिस, ऑलरेडी कर लिया। थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। क्या याद है? जो हाथ में लाने दो, फ्रेंड्स भी याद करते हैं। नहीं याद। गुड बाय। फिर कैसे भूल गई जब रेफरेंस याद क्या था? याद है रहा। होमो एटॉमिक भाई कोवलेंट बॉन्ड बना सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम सॉरी एटम, बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। हेट्रो में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स। जैसे देखो, अगर मैंने बनाया क्लोरीन क्लोरीन, भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन शेयर किसके बीच में हुआ है? वो सेम मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में हुआ है आपके पास में। तो ये क्या होता है आपके पास में? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है आपके पास में? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास। ये बन जाएगा Cl2। क्या बन जाएगा? Cl2 आपके पास में। किस इनके बीच में हो रहा है हमारे पास? ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। भाई अब हाइड्रोजन जो है वो आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं साथ में, क्योंकि बेचारे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। वो क्या करेगा? आजा, दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं, खुद भी शेयरिंग करते हैं। H2। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है आपके पास?
पर वहीं पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन गलती से आपस में आमने सामने आ गए तो कहेंगे अरे वाह, हम भी आपस में शेयर कर सकते हैं, तुझे भी एक चाहिए मुझे भी एक चाहिए, तो दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। अंकल इधर भी भिजवाओ। तो ये क्या बन गया, HCl। क्या बन गया आपके पास में, HCl। तो जरूरी नहीं है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कार्बन होना जरूरी हो। होमो एटॉमिक का मतलब क्या है कि भाई सेम एलिमेंट के 2 या 3 आपके पास कंबाइन कर रहे हैं, हेटेरो में कि डिफरेंट के आपके पास में कंबाइन कर रहे हैं, याद रहेगी। और जरूरी नहीं है इसमें सिंगल बॉन्ड हो आपके पास, डबल ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे देखो नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एटॉमिक नंबर 7, 2 2 5, तो फिर वो 3 गेन करेगा ना, तो 3 ही होंगे। वो 3 गेन भी कर सकता है, तो शेयर करता है आपस में। तो भाई 5 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने भी दूसरे से 3 ले लिए, कहते भाई तू भी ले ले, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, एन ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब ये नहीं है कि होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक हमेशा सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा ये होमो है या हेटेरो है, होमो यार ये होमो है, तो शायद खोलने की कोशिश कर रहा है, खुल नहीं रहा था नहीं, फिर तो हो गया बराबर। अच्छा मुझे लगा कोशिश कर रहा था। तो ये क्या आपके पास में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लिख के दिखाओ। ये क्या आपके पास में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसी O2 भी बन सकता है आपके पास में, भाई 2 ऑक्सीजन आपस में भी बॉन्ड बनाएंगे। वही तो नाश्ता करके आया है, अचार से महक आई है बंदा क्या वो। लेकिन मुझे आई, तुझे भी आई है आम के अचार की महक, लाइक कुछ पराठा अचार खा के आया हो, तुझे भी आई है। तो तू खा के आया है, नहीं कि तेरे आती क्यों आई है स्मेल, क्या पता ऊपर कुछ बड़ा जन नहीं ऐसे गुजरा तब, उसको दोबारा गुजार ले। जब जाएगा तो पता चल जाएगा। ओके ऐसी ऑक्सीजन भी कर सकता है आपके पास में, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्या बना लिया इसने, O2 बना लिया आपके पास में। क्या होगा होमो या हेटेरो, होमो एटॉमिक हो जाएगा। अच्छा CH4 क्या होगा, होमो या हेटेरो, हेटेरो होगा आपके पास में, क्योंकि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब दूसरे के साथ बनाया हुआ है। ऐसी H2O क्या होगा, H2O क्या होगा, हेटेरोएटॉमिक। चलिए एक और टर्म, एलोटॉप जाने से पहले बहुत सारी टर्म्स हैं, जगह क्यों नहीं छोड़े। कोवैलेंसी, वैलेंसी तुम्हें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आउटरमोस्ट शेल जो कि बॉन्डिंग में मदद करते हैं। तो व्हाट्स कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या है, वैलेंसी और साथ देने वाले। वाह वाह वाह, तानिया तानिया तानिया, इतना अच्छा गजब गजब जवाब है, सच्चे बताओ यार। व्हाट्स कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होगी, तो पता करिए, अब पता चल जाएगा। पेंसिल तो बहुत लाइट लिखती है भाई। अरे वो करते करते ना इंक पेन डिलीट हो गया, अब इस इंक पेन को सेटिंग में वापस लाना पड़ेगा। इंक पेन से राइटिंग अच्छी आती है, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले एक दिन अचानक से ना पढ़ाते पढ़ाते इंक पेन सिलेक्ट कर लिया, तो उससे राइटिंग अच्छी आ रही थी, तो तब से मैं हमेशा इंक पेन सिलेक्ट करती हूँ। अभी कलर चेंज कर रही थी तो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, अब फिर से सिस्टम में देखना पड़ेगा इंक पेन कहाँ से घुसाऊंगा इसमें। तो कोवैलेंसी क्या आपके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन अ कोवलेंट बॉन्ड,
formation, that is कोवेलेंसी आपके पास में। जैसे देखो अगर मैं पूछती हूँ आपसे H2 की, इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक हाइड्रोजन, एक, तो कोवेलेंसी क्या है 1, तो ये कहलाएगा मोनोवेलेंट। क्या कहलाएगा, मोनोवेलेंट। ऐसे ही Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक ही शेयर कर रहा है आपस में, तो ये क्या है, मोनोवेलेंट। ये क्या है आपके पास में, मोनोवेलेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं O2 की, तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2। ये ऊपर डायग्राम में ही देख लो, 1 2, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कोवेलेंसी कितनी है 2, तो ये क्या है डाइवेलेंट। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है ना ऐसे कि व्हाट इज द कोवेलेंसी, कोई कंपाउंड दे रहे व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ थर्ड कार्बन इन दिस, आपको बस ये देखना थर्ड कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, वो उसकी कोवेलेंसी आपके पास में। ठीक है, ऐसी केस स्टडी में भी आ सकता है आपके पास में दैट N इज ट्राइवेलेंट। अब तुम कहोगे भाई हमने तो टेट्रावेलेंट सुना है, कार्बन क्यों टेट्रावेलेंट है, क्योंकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वो टेट्रावेलेंट है आपके पास में। तो ऐसे आप इसकी वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाइट्रोजन की क्या होगी, ट्राइवेलेंट 3 हो जाएगी। अभी ऊपर देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइवेलेंट आपके पास में। समझ में आ गई बात। तो व्हाट्स कोवेलेंसी, कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि भाई किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना कोई भी एटम शेयर कर रहा है, वो उसकी क्या है, कोवेलेंसी है। क्या है उसकी, कोवेलेंसी है। समझ में आ गई बात। अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट नहीं है। तो हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में करा, हमने आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी कर लिया इनडायरेक्टली। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज में अलग अलग ना बता के मैं डिफरेंस के फॉर्म में बता रही हूँ आपको, ताकि वो प्रॉपर्टी याद भी रहे हैं आपको और थोड़ा हमारा टाइम भी बचे डिफरेंस करने में। आयनिक कंपाउंड या बोले बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम आयनिक के आपके पास में। तो आयनिक कैसे बनता है, आयनिक दो किसी कोई भी एटम को बोलो बोलो सुन रही हूँ, बॉन्ड शेयर करते हैं, बॉन्ड शेयर करते हैं, शेयर करते हैं आयनिक में, नहीं आयनिक में शेयर नहीं करते, स्टेबल बनने के लिए हाँ, एक हाँ। साथ आते हैं तो उन्हें आयनिक बोलते हैं। तो एक साथ आने के बाद वो क्या करते हैं, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, गेन या लूज करते हैं। हाँ, तो वही तो एग्जैक्ट शब्द चाहिए आपके पास में, एग्जैक्ट, तो वही तो प्रॉब्लम है, वही तो नंबर कटते हैं। कैसे बनता है आपके पास में, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स, कैसे बन रहा है आपके पास में, ट्रांसफर ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर। भाई एक एटम ने दूसरे एटम को एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, उसके कारण आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं एक ही देगा, जैसे NaCl में तो एक इलेक्ट्रॉन देता है आपके पास, पर MgCl2 बनाओगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, मतलब दे रहा है अपना, तो वो क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बना रहा है आपके पास। और ये कैसे बनेगा, इसी का उल्टा, ये कैसे बनेगा, ये तो बॉन्ड शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो बाय म्यूचुअल शेयरिंग, अकेला खुद नहीं करेगा, दूसरा भी कर रहा है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ये ऐसे एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, जो कल तुमने मैसेज करी थी ना, वो तो मैंने नोट से लिखे हैं ना, मुझसे आया था। इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स,
ये कैसे बन रहा है आपके पास में? म्यूचुअल शेयरिंग से। कहता है भाई तू भी मुझे दे दे और मैं भी तुझे दे देता हूँ, बेटा पैर मत हिला। म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं आपके पास में, उससे बन रहा है हमारे पास। समझ में आ गई बात? अब ये किस में होती है? होती है मोस्टली नॉन मेटल्स में, फॉर्म बाय नॉन मेटल्स। देख लो, क्लोरीन देखा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, मोस्टली नॉन मेटल्स में होती है आपके पास में ये, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके पास में नेचर में, तो उसमें हमें देखने को मिलती है। पर वहीं पे हम जो है वो आगे करो, अगर हम आयनिक की बात करें तो आयनिक किस में होती है आपके पास में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। NaCl को किया था, NaCl क्या है? आयनिक है। जब ऐसा हो ना, नहीं है, जब ऐसा हो ना कंफ्यूजन होता है, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, NaCl आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो Na क्या होता है? मेटल होता है, और Cl क्या होता है? नॉन मेटल होता है आपके पास में। तो ये किस में बनती है आपके पास में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर्म्ड बिटवीन atoms of metals and non-metals. वही ठंड लग रही है भाई साहब, कितने बंदे हैं, मैंने इतनी ठंडी लगती है इन्हें, बल्कि सबसे पहले मैं बैठी हुई हूँ। फिर भी इतनी ठंडी लग रही है। मेरी भालू वाली जैकेट मेरे को बचा नहीं पाई। ओए होए। अच्छा, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? अब अगेन आप कंपेयर करके बताओ। जैसे आपने देख लिया कि मेटल्स नॉन मेटल, आपने ले लिया NaCl, ये बिटवीन नॉन मेटल जैसे हमने लिया Cl2, तो ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे? इनकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? आयनिक की सॉलिड। यस, दीज आर जनरली सॉलिड्स। किसी भी एक को कंसिडर करो और उसी से डिफरेंस करो। जब तुम डिफरेंस करने लगते हो ना, तुम अपने माइंड में कई सारे एटम्स को बीच में घुसा लेते हो, पर जब भी किसी चीज के बीच में, लाइक तुम्हें आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के, तो किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ो और उसी को बताते रहो। जैसे मैंने शुरुआत से NaCl पकड़ लिया तुम्हारा, तो मैं NaCl से तुम्हें सारे समझा रही हूँ। उधर से क्लोरीन पकड़ लिया तो हम क्लोरीन से ले रहे हैं, तो जब भी ऐसा करना है तो उन्हीं चीज को करो। समझ में आ रही है बात? किसी भी एक को पकड़ो और फिर डिफरेंस करते जाओ। तो जनरली सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में? जनरली सॉलिड्स होते हैं। अब इधर आ जाओ, ये क्या होते हैं? गैस। ये मोस्टली गैसेस होते हैं, पर किसी किसी फॉर्म में आपके पास में ये सॉलिड में भी हो सकते हैं। तो मोस्टली गैसेस, बट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। जैसे देखो, हमने किया हुआ है ड्राई क्लोरीन गैस भी किया हुआ है, हमने ड्राई H2 गैस भी किया हुआ है, तो मतलब ड्राई में भी होते हैं आपके पास में। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। नेक्स्ट बताओ आप, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? आयनिक का हाई होगा। आयनिक का हाई होगा आपके पास में, क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज है, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो ऑपोजिट चार्जेस के कारण इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। रीजन भी लिखना है आपके पास। दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स exists between the negatively charged atoms. समझ में आ गई बात? ओके, इनकी बात करें आपके पास, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ये स्लो होगा आपके पास में। लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? भाई जो इसी में रीजन है उसको देखो। यहाँ पे आपके क्या पास क्या है? ऑपोजिटली चार्ज एटम्स या ऑपोजिटली चार्ज आयंस लिखो इधर। क्या कोवलेंट के पास आयंस प्रेजेंट है कि नहीं है? मुंह से बोलो ना, सुस्ता के सो जाएगी। नहीं है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी आयंस। इट डज नॉट हैव। ये नहीं हो सकता कि ये शेयर कर रहे हैं।
तो शेयर कर रहे हैं तभी तो आयनिक नहीं है। और दोनों ही वो सेम एटम। तो सेम का जरूरी तो नहीं, जैसे HCl है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम थोड़ी ना है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास में, तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होना चाहिए, पर कंपैरेटिव तो दूसरों के आसान होता है आपके पास में, क्योंकि उसके पास आयन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। ओके मैं तो इसको नीचे ही पुश करती जा रही हूँ। आई स्टार्टेड विद 23 पेजेस and I'm going to 25 pages. आज डेट भी 10 है। These are soluble in water, आयनिक है, तो इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है आपके पास में, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक नेचर उनमें होते हैं आपके पास में। पर जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके पास में, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये डिसॉल्व होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। शुगर में नहीं, पार्शियली, ज्यादा नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपके पास में डिसॉल्व होते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास में, क्योंकि ये सॉल्युबल इन वाटर है, आयनाइज हो जाएंगे, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयनाइज हो जाते हैं। अगर आपको आयनिक का कोई क्वेश्चन आया और आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा है, आप रीजन डाल दो, बिकॉज सॉक्स नहीं पहनी इसलिए आप रीजन डाल दो, क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको ऐसी कोवलेंट का कोई क्वेश्चन और आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या रीजन दूं, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी आयंस। तो जब कुछ नहीं आ रहा कुछ तो दोगे भाई। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसके सारे किस्से स्टार्ट ही इसलिए होंगे क्योंकि वो आयन नहीं बना रहा है ना, आयन नहीं बना रहा इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है उसके पास, तो सारे किस्से शुरू ही वहीं से होने हैं आपके पास में। तो जो सब बेसिक रीजन है वो रीजन देके छोड़ दो कि भाई टीचर हेल्प योरसेल्फ, हमें आधा नंबर दे दो कि हमें बेसिक तो पता है, उसके आगे का फंडा नहीं पता। तो आपके पास एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों? मोल्टन स्टेट में ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और आयंस बना लेते हैं। पर ये क्या होंगे आपके पास में? बैड कंडक्टर। क्यों? गंदे बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आयन। यार गंदे बच्चे क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो बैड ही ना। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आयन। समझ में आ रही है? अगर कोई भी कंपाउंड है जो कि आपके पास में कोवलेंट है, रीजन नहीं समझ में आ रहा, आयंस आर एब्सेंट, याद रखो ये चीज। और होमो वो है ना, उसने एक ही एटम के साथ बॉन्ड बनाया, तो दे कैन बी हेटेरो आल्सो ना। HCl इज हेटेरो एंड Cl इज होमो, तो दोनों हो सकते हैं ना, ये रीजन नहीं बनेगा आपके पास में। ओके नेक्स्ट आपके पास में ये कैसे रिएक्शन देंगे? गिव आयनिक रिएक्शंस। ये हमें केमिकल रिएक्शंस देते हैं आपके पास में जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। ये क्या होते हैं आपके पास में? फास्ट होते हैं आपके पास, और ना ही इनको कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल कंडीशन। एनी स्पेसिफिक कंडीशन। बट अगर हम कोवलेंट की बात करें आपके पास में, तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं आपके पास में, ये आपके पास स्लो होते हैं, और ये आयनिक रिएक्शन नहीं देंगे, ये हमेशा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं। यप, क्यों? क्योंकि दे आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो कि स्लो होते हैं, विच आर स्लो एंड दे रिक्वायर appropriate टेम्परेचर। भाई अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दे दो इन्हें, प्रेशर दे दो, तभी ये आपके पास में जो है वो कंबाइन करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो यहां तक का
जितना भी किया, आयनिक कोवलेंट कंपाउंड, इसमें कोई डाउट है? पक्की बात? चलो भाई फिर आ जाओ फटाफट इलेक्ट्रॉन्स पे आपके पास में। कितना बचा है? कितने बच जाएंगे? 12 तो बजेंगे ही बेटे, नॉट बिफोर 12, तो फिर इसके बाद टाइम नहीं मिलता। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। देखो जैसे हमने आइसोटोप्स को पढ़ा हुआ है, ऐसे ही हमारे पास में एलोट्रॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब देयर आर सर्टेन आपके पास में एलिमेंट्स जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फिजिकल फॉर्म कुछ अलग होती है पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है आपके पास में। दोज आर नोन एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपके पास। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन रेफर टू द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच कार्बन एटम्स कैन अरेंज देमसेल्व्स। वही अलग अलग फिजिकल फॉर्म में जिसमें कार्बन अपने आप को जो है वो अरेंज कर सकता है, जिस कारण से उसका यूनिक स्ट्रक्चर आ जाता है। मतलब एलोट्रॉप्स में आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। एलोट्रॉप्स में क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास में जो है वो वेरी कर सकता है आपके पास में। हमारे पास जो एलोट्रॉप्स हैं आपके पास में, वो हमारे पास मोस्टली 3 आते हैं आपके पास जो हमें पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन। उसके अलावा एक और करेंगे ग्रेफीन हमारे पास में। पहले इनको कर लेते हैं। डायमंड, बकमिंस्टर का इतना बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया दैट वाज बकमिंस्टर फुलर, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम रख दिया। पता था इसने डिस्कवर। हाँ, तो उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम रख दिया बकमिंस्टर फुलरी। देखो डायमंड का तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, हमने बनाया भी है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। तो हर एक कार्बन जो है वो एक दूसरे 4 कार्बन के साथ में इस तरह से आपके पास में बॉन्ड बनाता है, राइट? यही है आपके डायमंड का स्ट्रक्चर। यही आपके डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसे बॉन्ड को ना आखिर में जितना हो सके आप डैश लाइन में छोड़ा करो, कभी भी एंडिंग में मत छोड़ो। तो कार्बन जो है वो आपके पास में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कि हर एक कार्बन जो है वो दूसरे 4 कार्बन के साथ में कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। इसके 4 आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं दूसरे 4 एटम के साथ में। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो डायमंड आपके पास में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना के रखता है, जिसमें सभी कार्बन जो है वो आपके पास में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपके पास में। क्योंकि आपके पास जो कार्बन का स्ट्रक्चर बना, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो लैटिस फॉर्मेशन के साथ में बन रहा है। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपके पास में जो लैटिस फॉर्मेशन के कारण बन रहा है आपके पास। इसीलिए कार्बन का ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म है आपके पास में, दैट इज डायमंड। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर अकरिंग, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, अर्थ या इन द अर्थ आपके पास में। सो दिस इज द हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म और सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन नेचर। और इसी हार्डेस्ट प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज किया जाता है सर्जिकल नाइफ्स में, कि बाकी किसी सब्सटेंस में अगर आपके पास शार्पनेस रिड्यूस हो गई तो खचर 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 करके काटो, पर ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्लास कटर्स में इसका यूज करता है ग्लास को कट करने के लिए। सर्जिकल नाइफ जो होते हैं आपके पास में जहाँ पे भी चीर फाड़ करना है, डायमंड का नाइफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो डायमंड के क्रिस्टल्स होते हैं जो उसपे लगा दिए, जैसे वो नहीं होती पतंग का मांजा। एक मांजा होता है आपके पास में नॉर्मल मांजा जिससे आप पतंग उड़ा रहे हो, दूसरा क्या होता है उसमें कांच लगा देते हैं जिससे वो शार्प हो जाता है आपके पास में, और किसी भी चीज पे जाता है उसको जल्दी काट देता है। तो सेम चीज है कि आपने उसके डायमंड के एजेस पे आपने सॉरी नाइफ के एजेस पे आपने डायमंड लगा दिया है, जिससे वो शार्प हो जाता है और वो जल्दी काट देता है उस चीज को। तो डॉक्टर बन जाओ और डायमंड का नाइफ, डायमंड का हार पहनो ना पहनो, डायमंड का नाइफ यूज करोगे फिर तुम। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जहां पे आपके पास सवाल पूछा जा रहा है कि फलाना चीज डायमंड से क्यों करते हैं, व्हाई ग्लास कटर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, बिकॉज सॉरी ग्लास कटर्स आर मेड अप ऑफ डायमंड, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो जहां पे भी डायमंड का सवाल आ रहा है आपके पास में, जहां पे यूज हो रहा है आपके पास कटिंग से रिलेटेड कोई चीज के लिए, आंसर है बिकॉज ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है।
ज्वेलरी की बात आ रही है आपके पास में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। डायमंड जो है वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है जिसको अलग अलग एंगल्स पे काटा जाता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास में वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, इसीलिए डायमंड को जो है वो हम यूज करते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो अलग अलग चीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास में आती है इसकी हार्डेस्ट प्रॉपर्टी, जिस कारण से इसको ग्लास कट करने के लिए या इसको जो है वो मार्बल कट करने के लिए यूज किया जाएगा आपके पास में। हार्डेस्ट है इसीलिए जो है वो सर्जिकल नाइफ्स इससे बनाए जाते हैं हमारे पास में। इसके साथ ही जो डाइज वगैरह होती है आपके पास में, डायमंड की डाइज होती है, उनका यूज किया जाता है मेटल के वायर्स को बनाने के लिए। एंड अगर आपको किसी हार्ड सरफेस को पॉलिश करना है तो उसके लिए भी हम डायमंड का ही इस्तेमाल करते हैं, फॉर पॉलिशिंग हार्ड सरफेसेस, उसके लिए भी हम डायमंड का यूज करते हैं। समझ में आई बात? वेरी गुड। इसके साथ अगर आप देखो तो क्या इसके पास कोई एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? इसके सारे बॉन्ड्स आपके पास क्या है, कंप्लीटली बॉन्डेड है, दैट मींस इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। है फ्री इलेक्ट्रॉन? नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि डायमंड की दूसरी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है आपके पास में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, पर डायमंड नहीं करता। क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डज नॉट, बिकॉज डायमंड डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं। और ये जो आपके पास में प्रॉपर्टी है कार्बन की, कि कार्बन अपने जो है वो ऐसे एलोट्रॉप शो करता है, मतलब कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के, इसे कहते हैं एलोट्रॉपी। अगर आपके पास आता है एलोट्रॉप्स तो आप बताएंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलर के बारे में, फुलरीन के बारे में। पर अगर आपके पास सवाल आता है कि व्हाट इज एलोट्रॉपी, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। भाई ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, या कार्बन की छोड़ो आप, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म आपके पास में, कि उसकी अपनी फिजिकल, लिखवा दूं डेफिनेशन एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी is the property of an element, is the property of an element due to which, एलोट्रॉप्स कराने के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक दे दूंगी। इट एग्जिस्ट, कहती मुझे चाहिए, मैं मर रही हूँ। इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, which are chemically similar but physically different। याद रहेगी ना बात? केमिकली आपके पास में सिमिलर होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहले आपको जो बताई, हार्डनेस है आपके पास में, एक्सट्रीम हार्ड है, सब्सटेंस है, नेचुरली अकरिंग है आपके पास, इसीलिए इसका यूज सर्जिकल नाइफ्स में, कटिंग्स में, मार्बल वगैरह में, कांच के उसमें यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट है आपके पास में, इसलिए ये इंटरनल रिफ्लेक्शन भी शो करते हैं, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इनका काफी ज्यादा होता है, इस कारण से ये शाइन करते हैं, और ज्वेलरी में, रिफ्लेक्टिव डिवाइसेस में इनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होता है, अभी बताया था आपको, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है आपके पास। शाइनिंग प्रॉपर्टी के कारण जेमस्टोन्स के फॉर्म में यूज होता है आपके पास में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, कटिंग में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में,
या पॉलिशिंग ऑफ हार्ड सरफेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डायमंड इतना महंगा आता है और इतनी जगह यूज होता है, इतने पैसे भी होते हैं लोगों के पास, तो ये लोग थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के टाइम में तो डायमंड सोने से शायद सस्ता हो जाएगा, हो गया है। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर है आपके पास में, ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल रिंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर को समझ लो, फिर प्रॉपर्टी समझना आसान हो जाता है। हेक्सागोनल आपको पता है मैथ्स में पढ़ा होगा भाई, 6 साइड से पॉलीगन की, याद है? हेक्सागोनल आपके पास में थोड़ा सा अच्छा हेक्सागन नहीं बना ना बेटा, तो ठीक है, काम चला जल्दी भागना मुझे काम चलाओ, मुझे पसंद नहीं आया। हेक्सागोनल लगना भी तो चाहिए ना। जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि भाई जो चीज बना रहे हो परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो परपेंडिकुलर लगे तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो अब अगर आप इसमें देखो, हर एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। हर एक कार्बन क्या है? 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। 3 और कार्बन के साथ हमारे पास में अटैच्ड होता है। एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 3 मोर डिफरेंट कार्बन। जैसे देखो ये कार्बन का पूरा बन गया, तो ये कार्बन 1 2 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है आपके पास में। यस, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है आपके पास में? हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? हाँ। यस, इसीलिए जब आपके पास एक्टिविटीज होती थी तो आप जो है वो पेंसिल को लगाते थे एज अ की। तो पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, लेड जो है ग्रेफाइट का है। यस, समझ में आ गई बात? तो ग्रेफाइट का देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास में हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखो पहला एक लेयर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे मतलब लेयर्स आपके पास में एग्जिस्ट करती है। हर एक लेयर जो है वो अपने पास में ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। आप इसको जब दिखाएं, आप इसको डॉटेड लाइन से दिखाना, ठीक है? इन्हें कहते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ये बाउंडिंग फोर्सेस होते हैं जो हर एक लेयर को एक दूसरे के साथ में अटैच करते हैं, पर क्योंकि ये वीक हैं तो वो लेयर्स आपस में स्लिप करती रहती है, वो आपस में हिलती रहती हैं। इसीलिए ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट क्या है? स्लिपरी टू टच, क्योंकि ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस के साथ में अटैच्ड होता है। किसके साथ? वीक वंडरवॉल फोर्सेस के कारण। इसी के कारण आपके पास में ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। आप छूते हो तो वो स्लिपरी होता है और साथ ही इजी टू कट। आप अपने पेंसिल की जो लेड है उसको शार्पन कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस के साथ में कनेक्टेड है, इसीलिए आप उसको शार्पन कर पा रहे हैं। हार्ड नहीं है वो डायमंड की तरह। इन्हीं के कारण जो है वो ग्रेफाइट को कई जगह पे आपके पास में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट के आपको मैंने बताया कि वो उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रख रहा है, तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वगैरह होते हैं उसमें ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी होता है टच में। हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है आपके पास में, सो इट इज स्लिपरी टू टच। इस कारण से ये सॉफ्ट होता है और ग्रीसी होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट है एंड ग्रीसी है आपके पास। फॉर दैट रीजन इसका यूज क्या आता है? एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट। लुब्रिकेशन के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो मशीन्स के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, उनमें इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात? एप्लीकेशंस आपको पता ही थी, हमने बात की है कि कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज करेंगे यहाँ पे हम, ग्रेफीन। ग्रेफाइट का ये आपके पास में एक फॉर्म आता है ग्रेफीन। जब सिंगल लेयर होती है ना हमारे पास, तो उसे कहते हैं हम ग्रेफीन। क्या कहेंगे? ग्रेफीन। इस तरह का आपके पास अगर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर मिल जाता है तो ये कहलाता है आपके पास में ग्रेफीन। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसका, थोड़ा सा ही पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ग्रेफीन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। हर एक के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर उसके बावजूद भी इनकी जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है आपके पास में। हार्डेस्ट तो नहीं कहेंगे,
बट इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। आप स्ट्रेच करो, बहुत स्ट्रेच होगा आपके पास, बहुत स्ट्रेच होगा, बहुत अल्टीमेट पे जाके आपके पास ये ब्रेक होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इवन ग्रेटर देन स्टील। स्टील से भी ज्यादा आप इसको जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं ग्राफीन को। इसीलिए बोल रही हूँ याद रखना, पेपर में आ सकता है, बुक में कहीं नहीं मेंशन है, बट प्रैक्टिकल में वाइवा में 1-2 बार टीचर्स ने पूछा हुआ है ये सवाल, तो ये आ सकता है। तो इसके ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी, इतनी इन्फॉर्मेशन समझनी है कि ये क्या है। ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है आपके पास में, बट सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में क्या था, एक के ऊपर एक लेयर है आपके पास, इस कारण से वो स्लिपरी होते हैं, बिकॉज उनके बीच में, हर एक लेयर के बीच में वीक आपके पास में फोर्स है। तो उसी की एक लेयर जब लंबी बन रही है आपके पास में, सीधी बन रही है, तो अकेली लेयर है आपके पास में ये हमारे पास में, और ये आपके पास बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती है, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होती है इसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे पास, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इनका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज किया जाएगा। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास में बहुत यूज में आई थी ना, पिछले सालों से आ रही है, कई सालों से। तो नैनो टेक्नोलॉजी में ग्राफीन का यूज किया जाता है, सेंसर्स में इसका यूज किया जाता है, इवन कई जगह पे मेडिकल साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात। अब आपके पास डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस आ सकता है। मैं एक तरफ लिख रही हूँ डायमंड और एक तरफ लिखते हैं ग्रेफाइट, फटाफट बताते जाओ। ग्रेफाइट वो होता है सबसे पहले जो है वो आपके पास में बताओ कि किस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं आपके पास में। सॉलिड में, नेचर में फ्री और कंबाइंड स्टेट। सो दिस एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। डायमंड्स आपके पास में कोयले की खदान में मिलेंगे, मोस्टली फ्री स्टेट में आपके पास में मिलते हैं आपके पास। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है ना, हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, कॉमन चीज ये है, फ्री स्टेट में मिलते हैं आपके पास में। पर डायमंड एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसको आर्टिफिशियली लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, बट ग्रेफाइट को आप लैब में तैयार कर सकते हैं। ये फ्री स्टेट में मिलता तो है, बट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। समझ में आई बात। इसको हम आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। ग्रेफाइट सॉरी डायमंड क्या है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है भाई, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। जबकि ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट एंड ग्रीसी। ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट एंड ग्रीसी आपके पास में। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, ज्यादा होता है, विद अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रेफाइट वो ट्रांस क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक, हाँ ट्रांसलूसेंट आ रहा था, मुझे पता है तभी मैंने ओपेक बोला, ट्रांसलूसेंट कैसे बोल सकते हो, वो तो पार्शली भी नहीं दिखता इसके आसपास। ओपेक होता है आपके पास में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डायमंड का, डायमंड हाई होगा, वेरी हाई, बहुत हाई होता है भाई, 4000 केल्विन से भी ऊपर होता है भाई का, वेरी हाई, लावा में है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड भाई साहब का लो कम होगा मेल्टिंग पॉइंट। एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है आपके पास, जो कि आपके पास वीक वन डबल फोर्स लग रहे हैं, तो या इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास। ओके, बकमिंस्टर फुलर, फुलरिंग आता है नहीं, नहीं आता है, किसने बोला कम आता है, डायमंड और ग्रेफाइट से तो कम आता है। हाँ। बकमिंस्टर फुलरिंग C60, मतलब ये एक तरह की फुटबॉल बॉल होती है, उसमें मान लो आपके पास 60 कार्बन है आपके पास में, जो आपस में कनेक्टेड है। अगेन हर एक कार्बन आपके पास में
तीन और कार्बन से कनेक्टेड है आपके पास, तो हर एक के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या बच जाता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो उसी पे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है आपके पास में, क्योंकि हर एक कार्बन जो है वो तीन के साथ अटैच्ड है एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो स्फेरिकल शेप होती है आपके पास, स्टेबल होता है हमारे पास में, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। सॉलिबिलिटी की बात करें, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा, तो ये सिर्फ डिसॉल्व करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी इसकी जो है वो डिपेंड करती हैं भाई जिस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस बेसिस पे। और ये एक अच्छा लुब्रिकेटिंग एजेंट भी होता है, लुब्रिकेशन का बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम एंटी जो वियर डिवाइसेस होते हैं आपके पास, मतलब मशीन के पार्ट्स क्या होता है, लुब्रिकेशन के बावजूद भी आप कई बार अगर यूज करोगे तो वो वियर एंड टियर हो जाते हैं, तो आप इसको एंटी वियर लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली वियर एंड टियर नहीं होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ऐसे आता है कि एड्स थेरेपी में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है वो बताओ। तो C60 इज यूज्ड इन एड्स थेरेपी, मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है, C60 का इस्तेमाल किया जाता है एड्स थेरेपी में। अब ये मत बोलना दीदी कैसे यूज किया जाता है, मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है एड्स थेरेपी में यूज किया जाता है, इससे ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा इसके बारे में। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में यूज किया जाएगा, एड्स थेरेपी में आपके पास में यूज किया जाएगा। खत्म तो नहीं हुआ मेरी जान, खत्म नहीं होगा, 5 चलो देते हैं।